कैसे सारे? बढ़िया, मजे में हो सबकी सब? घर में भाई ध्यान रख रहे हो अपना, है ना? चलिए, अच्छी बात है, सारे की घर में हो अगर ध्यान रख रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और किया करो भाई, क्लास लिया करो। महीना भर हो गया मुझे तुम लोगों से कहते कहते बच्चों क्लास लो क्लास लो क्लास लो, पर भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। कल हम लोग शायद मेरे ख्याल से मार्केंशिया कर रहे थे, है ना? चलिए, मार्केंशिया है ना, यही हम कर रहे थे। मैम घुमा दो मेरी तरफ इसे, बस, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। मार्केंशिया का स्पोरोफाइट हम लोग कल देख रहे थे। मार्केंशिया का स्पोरोफाइट, तो इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था, हम लोगों ने कल वो पूरी चेन देखी थी कि नहीं देखी थी, जिसमें क्या क्या था हमारा, रिक्शिया था, और क्या था रिक्शिया के बाद अगला हमने क्या पढ़ा था, स्फीरोकार्पस देखा था। स्फीरोकार्पस के बाद अगला हम लोगों ने मार्केंशिया देख रहे थे। रिक्शिया के अंदर केवल एक फर्टाइल सेल मौजूद थी, और वो फर्टाइल सेल कौन सी थी हमारी, उसकी रिक्शिया की कौन सी थी, कैप्सूल था, केवल एक ही फर्टाइल था। हमने कहा था सबसे ज्यादा प्रिमिटिव स्पोरोफाइट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्टाइल सेल भी उसी के पास होती हैं। इसके बाद हम स्पीरोकार्पस पे थे। स्पीरोकार्पस में मैंने कहा था कि कैप्सूल है, लेकिन कैप्सूल के साथ साथ उसमें हल्का सा एक बल्बस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? हल्का सा एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, और वो बल्बस स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो मार्केंशिया का स्पोरोफाइट। तो इसमें मैंने आपको बोला कल हम लोगों ने किसका देखा, सबसे पहले रिक्शिया का, रिक्शिया के बाद स्पीरोकार्पस का देखा, अब मार्केंशिया। मार्केंशिया के पास भी क्या होता है, पूरा अपना कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद सीटा होता है, सीटा के बाद फुट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ इलेटर्स होते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने शायद बात कर ली थी इसकी, है ना? इसके बाद इलेटर्स होते हैं। इलेटर्स में क्या होता है, इलेटर्स का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मैंने आपको बताया था इलेटस का कैसा नेचर होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। दैट मींस ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये कैप्सूल के डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। तो ये बात हमने किसकी देखी थी, ये बात हम लोगों ने मार्केंशिया की देखी थी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा पेलिया। मार्केंशिया का स्पोरोफाइट यही था भाई। इसका डेवलपमेंट रह गया था, हाँ मुझे याद है ना, इसका डेवलपमेंट हमारा रह रहा था। तो डेवलपमेंट हम इसका देखेंगे स्पोरोफाइट का। बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि हम जब इनके मेंबर्स पढ़ेंगे, रिक्शिया पढ़ेंगे हम लोग, मार्केंशिया पढ़ेंगे, एंथोसिरोस पढ़ेंगे, ठीक है? वहां पर भी हमको मेंबर पढ़ने हैं, और वहां पर थोड़ा सा हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ तो बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, और अपना जो एक फ्लो डायग्राम में आपको बनाते हुए चलती है उसे भी बनाते हुए चले, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम मेंबर्स पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो ये आप करते हुए चलेंगे। डेवलपमेंट में अगर बात करें तो ये क्या है, इसका ऊस्पोर, ठीक है? ऊस्पोर में ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से दो सेल इसमें बनती हैं। ऊपर की तरफ बनती है एपी बेसल सेल, और नीचे की तरफ बनती है हाइपोबेसल सेल, ठीक है? हाइपोबेसल सेल तो क्या बनाती है, ये बनाती है आपका फुट वाला पार्ट, ठीक है? और एपीबेसल बनाती है कैप्सूल प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा, सीटा का कुछ पार्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट ये बनाता है फुट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा, सीटा का रिमेनिंग पार्ट। कैसे, ये देखिएगा इस तरह से है। तो मैं कहूंगी कि इतना अगर मैं बोलूं एपीबेसल बना रहे हैं,
तो इतना हाइपोबेसल बनाते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल प्लस सम पार्ट ऑफ सीटा, और ये बनाते हैं फुट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा। क्लियर? अब देखो, अब जितना भी डेवलपमेंट शुरू होगा वो किससे होगा? एपिबेसल से होगा। इस एपिबेसल सेल में इधर बना दूं मैं, तो ये है एपिबेसल सेल। इस एपिबेसल सेल में क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ सेल्स बन जाती है, जैसे वहां बन रही थी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक। अब इसमें क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक। पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से इसमें क्या बनेंगी? 2 लेयर, ठीक है, 2 लेयर, आउटर लेयर एम्फिथिशियम, इनर लेयर एंडोथीशियम, ठीक है। आउटर लेयर एम्फिथिशियम और इनर लेयर क्या बनेगी इसकी? एंडोथीशियम। एम्फिथिशियम वही सेम जो रिक्शिया में था, क्या बनाएगी? जैकेट। एम्फिथिशियम क्या बनाएगी बच्चों? जैकेट। जबकि एंडोथीशियम क्या होगी? एंडोथीशियम उसी की तरह जैसे हमने रिक्शिया में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एंडोथीशियम डिवाइड करके क्या बनाएगी? आर्केस्पोरियल सेल, आर्केस्पोरियल सेल, और ये आर्केस्पोरियल सेल क्या बनाएंगे फिर? स्पोरो जीनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, एंड देन स्पोर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई बच्चों आपको? वही सारा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने कहा देखा था? आपका रिक्शिया में देखा था। अब क्या है यहाँ पर एक चीज बस एक अलग है कि रिक्शिया में क्या था? केवल स्पोर था। इसमें क्या होता है? स्पोर मदर सेल से स्पोर तो बनते ही, लेकिन साथ में बनते हैं क्या? इलेटर्स, जो हमने कहाँ पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, इसके मैं बताए थे मैंने मार्केंशिया में। जैसे अपन ने कहा देखे थे स्पीरोकार्पस, स्पीरोकार्पस में क्या थी? नर्स सेल थी। वैसे ही इसमें मार्केंशिया में क्या है? आपके इलेटर्स है। इलेटर्स का काम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट, और क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं किसमें? डेहिसेंस में, कैप्सूल के डेहिसेंस में ये हेल्प करते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया सबको? एपिबेसल सेल, क्योंकि हाइपोबेसल तो क्या बनाएगी? केवल फुट बना लेगी, और सीटा का थोड़ा बहुत पार्ट। क्यों? ज्यादातर पार्ट कौन बना रहा है? ऊपर वाली एपिबेसल सेल। तो एपिबेसल सेल प्लस सम पार्ट ऑफ सीट, एपिबेसल सेल फॉर्म कैप्सूल एंड सम पार्ट ऑफ सीटा, जबकि हाइपोबेसल सेल क्या बनाते हैं? फुट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा। क्लियर? एपिबेसल सेल, एपिबेसल सेल में क्या हुआ? एपिबेसल सेल में डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल, कई सारी सेल्स बन जाती हैं, और ये नंबर ऑफ सेल्स में क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं, बाहर वाली एम्फिथिशियम, अंदर वाली एंडोथीशियम। एम्फिथिशियम क्या बनाती है? जैकेट। जबकि एंडोथीशियम क्या बना लेती है? इट फॉर्म द फर्टाइल पार्ट, ठीक है। कैसे? एंडोथीशियम बनाएगी आर्केस्पोरियल सेल, आर्केस्पोरियल सेल से स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, और स्पोर्स मदर सेल से स्पोर एंड इलेटर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके बाद है अगला आपका पैलिया। अगला क्या है आपका? पैलिया। तो पैलिया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं पैलिया की बात आपसे नहीं करूंगी यहाँ पर।
क्योंकि पहलिया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही तो ये मेंबर कभी पढ़ा जाता है और ना ही इसका स्पोरोफाइट। बस थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है, क्योंकि हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इसके हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं नंबर ऑफ द स्टेराइल सेल क्या हो रही है, नंबर ऑफ स्टेराइल सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ फर्टाइल सेल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहलिया में क्या अंतर आता है, ठीक, पहलिया में बच्चों अगर देखा जाए तो वैसे कोई अंतर नहीं है। पहलिया में मार्गेंशिया के कंपैरेटिवली कोई अंतर नहीं है, वही इसके स्पोरोफाइट में कैप्सूल, सीटा और फुट वही चीजें इसमें भी है। बस फर्क क्या आता है, वहां पर जो इलेटर्स थी वो ऐसे ही बन रही थी, यहां इलेटर्स के फॉर्मेशन के लिए, इलेटर्स के फॉर्मेशन के लिए अलग से एक होता है और उसका नाम क्या है, इलेटोफोर, ठीक है। इलेटर्स के फॉर्मेशन के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर में ये कह सकती हूँ इसमें होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, इलेटोफोर। और ये इलेटोफोर क्या बनाते हैं, इलेटर्स बनाते हैं। तो बेसिकली कि एक स्टेराइल ऑर्गन, ठीक है, एक स्टेराइल ऑर्गन क्या हो गया है, इसमें इंक्रीज हो गया है, या एक स्टेराइल ऑर्गन इसमें बढ़ गया है, ठीक है, क्लियर है। और इस स्टेराइल ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, इलेटोफोर। तो बस पहलिया में हमें यही देखना है कि पहलिया में नंबर ऑफ द स्टेराइल सेल कैसे इंक्रीज हुई है, तो कैसे उसमें एक ऑर्गन बढ़ गया है और उसका नाम क्या है, इलेटोफोर, जो कहां प्रेजेंट है, इसके कैप्सूल में। चलिए अब इसके बाद अगला हम बात करेंगे किसकी, एंथोसिरोस की, ठीक है। अगली किसकी बात करेंगे, एंथोसिरोस की। और एंथोसिरोस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा चलिए पहले तो हम बात करते हैं इसकी स्पोरोफाइट की, एक एक करके इसकी सारी परतें खोलेंगे। तो एंथोसिरोस की सबसे पहले अगर मैं गेमेटोफाइट की बात करूं तो आई एम श्योर, शायद मेरे को ऐसा याद है मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ आपके, कि इसका जो गेमेटोफाइट होता है उसमें एक स्पेशल फीचर होता है, और वो स्पेशल फीचर क्या है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा, नोस्टॉक, ठीक है। जो एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस के गेमिडोफाइट में एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नोस्टॉक। यानी कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसके साथ मिलता है। नोस्टॉक को ये फूड प्रोवाइड करता है, नोस्टॉक को ये स्पेस प्रोवाइड करता है, बदले में नोस्टॉक क्या करेगा इसके अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू नो दैट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द नोस्टॉक। नोस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, और वो भी किसकी वजह से कर सकता है, इफ यू रिमेंबर द नोस्टॉक मेंबर फ्रॉम द एल्गी, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था नोस्टॉक के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं, विच आर कॉल्ड एज द हीट्रोसिस्ट सेल, ठीक है। और वो हीट्रोसिस्ट सेल क्या करती हैं, दे प्रोवाइड द एनारोबिक कंडीशन इनसाइड द सेल। करती है कि नहीं करती, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके अंदर पायर्स नहीं कर सकती, या एनारोबिक कंडीशन वहां पर उसमें जनरेट होती है, ठीक है। तो एंथोसिरोस में क्या रहता है, एंथोसिरोस में एक एंथोसिरोस के गेमिडोफाइट में क्या प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। ये तो बात करी हमने इसके गेमिडोफाइट की, ठीक। इसके बाद बात करें इसके स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट मैंने आपको इसका कल बताया था, एक जनरली एक मैंने बताया था आपको कि जो हम बात करते हैं फुट सीटा कैप्सूल जो हम कहते हैं, तो इसमें ना तो वो सीटा वाला पार्ट इसमें नहीं होता, बल्कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, meristematic tissues या cell, and these meristematic tissues or cell itself is a part of capsule। किसका पार्ट होते हैं ये, कैप्सूल का पार्ट होते हैं, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। कैसे ये कैप्सूल का पार्ट होते हैं, दरअसल ये इस तरह से, अगर मैं इसका टीएस काट दूं आपके सामने इस तरह से, अगर मैं इसका वर्टिकल सेक्शन काट रही हूं, ये देखिए, ये देखिए,
ठीक, ये देख, नीचे वाला पार्ट फुट, ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल, एंड दिस पार्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर? होता क्या है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द कैप्सूल, तो जब हम इसका जो मैंने वर्टिकल सेक्शन आपके सामने काटा है और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, तो जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम जब इसकी मैंने भी आपको जब इसका एक पूरा लेयर एक पूरा बताया था कि मैंने क्या बताया था, एंडोथीशियम होती है, ठीक है, मैंने ये बोला। इसके बाद एंडोथीशियम में क्या होता है, एंडोथीशियम किसमें बदलती है आपकी, आर्गेस्पोरियल सेल्स में, ठीक है, आर्गेस्पोरियल सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू में, ये स्पोर मदर सेल में, और स्पोर मदर सेल स्पोर्स में, ये बात करी थी अभी मैंने, ठीक है। तो जब मैं इसका वर्टिकल सेक्शन काट रही हूँ और जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इससे हम इसको क्लियरली देख सकते हैं क्या, कि इसमें नीचे से जैसे डेवलपमेंट इस तरह से शुरू होता है, ये इसमें जब नीचे से डेवलपमेंट शुरू होता है, तो आपको यहाँ पर इसकी स्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, स्पोर, तो यानी कि ईच एंड एवरी स्टेप और ईच एंड एवरी लेयर यू कैन बी सीन इन दिस टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। आप इसमें इसके डेवलपमेंट में हर इसकी स्टेप जो स्पोर्स की है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें आपको समझ में आती है कि कैसे इसका जो कैप्सूल वाला पार्ट है वो नीचे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से शुरू होता है, और इसमें आप इसका डेवलपमेंट, इसके स्पोर्स का डेवलपमेंट आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैं मिटा रही हूँ बच्चों, ये आपने आई एम श्योर बना लिया होगा, जो बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्क हमें सिर्फ केवल एंथोसिरोस में देखने को मिलता है, एंथोसिरोस में कई सारे हमें यूनिक फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक का इसमें प्रेजेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो केवल एंथोसिरोस में देखने को मिला, इस टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये भी हमें एंथोसिरोस में देखने को मिला। तो बेसिकली इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट, ठीक है, इसके स्पोरोफाइट को हम कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट कहते हैं। एक जो और इसका यूनिक फीचर या एक अलग से हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, कि अभी तक तो हम क्या बात करते हैं कि जो एंडोथीशियम वाली जो लेयर होती है, अगर मैं आपसे इसके डेवलपमेंट की बात करूं, एंथोसिरोस के डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रही हूं आपसे, तो मैं अभी तक आपको क्या कहती है कि जो एंडोथीशियम वाली लेयर है दैट वाज द फोटाइल लेयर, और जो एम्फीथीशियम वाली लेयर है दैट वाज द स्टेराइल लेयर, जबकि इसमें ये उल्टा हो जाता है। कैसे? जो एंडोथीशियम, अगर मैं इसका डेवलपमेंट आपको बात करूं, oospore, इसमें दो डिवीजन हुए मान लो, ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन पे आ गए हम डायरेक्ट। तो ये क्या है इसका एम्फीथीशियम, और ये होता है एंडोथीशियम। बेसिकली जो एंडोथीशियम वाला लेयर है, इट नॉट कैन नॉट फॉर्म द spores, it forms the columella. And what was the columella? ऐसा माना जाता है कि columella is basically like a vascular system, ठीक है, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की तरह है। हालांकि ये कोई अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कुछ साइंटिस्टों के अनुसार कि कॉल्यूमेला का डेवलपमेंट क्यों है। कॉल्यूमेला बेसिकली एक वेस्कुलर सिस्टम की तरह, एक वेस्कुलर ऑर्गन की तरह है, तो इसीलिए हमने ये साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ब्रायोफाइटा शोज द वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू द टेरिडोफाइट। अगर आपको याद हो तो एल्गल हाइपोथेसिस और टेरिडोफाइटन हाइपोथेसिस शुरू में थे, जो मैंने आपको नहीं कराया बिकॉज उसको इतना कोई मतलब भी नहीं है,
आपकी बुक में दे रखे हैं। तो उनका जो मुद्दा था, जो शुरू में थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, क्यों ये टेरिडोफाइट से सिमिलर है और क्यों ये एल्गी से सिमिलर है। तो कॉल्यूमेला का प्रेजेंस इसमें एक और पॉइंट ऐड करता है कि ब्रायोफाइट इज वेरी क्लोज एंड वेरी सिमिलर टू द टेरिडोफाइट। ऐसा माना जाता है कि कॉल्यूमेला क्या है, एक वेस्कुलर ऑर्गन है। क्लियर बच्चों? एंडोथीशियम कॉल्यूमेला बना रहा है, जबकि जो एम्फीथीशियम वाली लेयर है इट अगेन डिवाइड द पेरिक्लाइनली, ये दोबारा से पेरिक्लाइनली डिवाइड होती है और दो लेयर बनाती है A1 एंड A2। दोबारा ये डिवाइड हुई और इसने दोबारा से क्या किया है, दो लेयर्स बनाई है। जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है वो वापस वही जो एम्फीथीशियम का काम है वही करेगी, यानी कि बाहर की तरफ जैकेट फॉर्म करेगी, जबकि जो अंदर की लेयर होती है ये बनाती है क्या, आर्के स्पोरियल सेल। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन एंथोसिरोस द फर्टाइल सेल्स इज फॉर्म्ड बाय द एम्फीथीशियम, कि एंथोसिरोस के अंदर जो फर्टाइल सेल्स हैं, जो स्पोर्स हैं, वो कौन बनाते हैं, एम्फीथीशियम बनाती है। जबकि एंडोथीशियम क्या करती है, एज यूजुअल जो काम है एंडोथीशियम का क्या, कि वो सॉरी एंडोथीशियम का काम तो जो होता है वो नहीं करती है, एंडोथीशियम क्या काम करती है, वो कॉल्यूमेला बनाती है, जो कि एक क्या है, स्टेराइल पार्ट है। तो मैं कह सकती हूँ कि एंडोथीशियम यहाँ पर क्या हो गई है, स्टेराइल हो गई है, जबकि एम्फीथीशियम क्या हुई है, यहाँ पर फर्टाइल हुई है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया क्या, एंथोसिरोस। कोई डाउट है किसी को बच्चों? डेवलपमेंट इसका और बाकी का जो डिटेल है वो हम इसकी आपसे जब बात करेंगे तब करेंगे, यानी कि जब एंथोसिरोस जब मेंबर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना है, डोंट वरी। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी। अब बात है लास्ट, फ्यूनेरिया। एडवांस स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया क्या है, सबसे एडवांस स्पोरोफाइट है। अगर मैं इसके स्पोरोफाइट की बात करूं तो एडवांस स्पोरोफाइट में हमने नॉर्मल हमने बात करी, जब हमने मार्केंशिया की बात करी थी, तो मार्केंशिया में मैंने आपको बोला कैप्सूल है, सीटा है, ठीक है, फुट है। फ्यूनेरिया में क्या होता है, इसमें भी वही चीज है, कैप्सूल है, सीटा है, फुट है। इस तरह से होता है ये। फिर भी मैंने आपको काफी सीधा बनाया है, इतना सीधा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि सीटा है, ये फुट है और ये कैप्सूल है। क्लियर? सीटा के ऊपर जो कैप्सूल है वो एक इन्वर्टेड पीयर शेप्ड में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है ये, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड में, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो कैप्सूल है इसको डिवाइडेड माना जाता है। कैसे? ये माना जाता है इसका एपोफाइसिस वाला रीजन, ये माना जाता है इसका थीका वाला रीजन, और ऊपर वाला रीजन माना जाता है इसका ओपर्क्यूलम, ठीक है। नीचे वाला रीजन क्या है, ये कैप्सूल है। बेसिकली कैप्सूल को डिफरेंशिएट किया गया है 3 पार्ट्स में, एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्क्यूलम। कैप्सूल इस तरह से इसमें डिवाइडेड होता है, ठीक। अब एपोफाइसिस वाला जो रीजन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एपोफाइसिस वाले रीजन में
क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, विद स्टोमेटा। तो आपको याद हो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो स्पोरोफाइट होता है इट में बी पार्शियली डिपेंडेंट और इट में बी कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट के लिए हमने किसका देखा, रिक्शिया का देखा, जिसमें केवल कैप्सूल प्रेजेंट था। जबकि पार्शियली डिपेंडेंट में कौन होता है, फ्यूनेरिया। क्यों, क्योंकि फ्यूनेरिया का जो एपोफाइसिस वाला रीजन होता है, जो कैप्सूल और सीटा के बीच में प्रेजेंट है और कैप्सूल का पार्ट है, इस एपोफाइसिस में क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, साथ में स्टोमेटा होता है, यानी कि दे आर कैपेबल टू फॉर्म फूड। ये खुद से खाना बना सकते हैं। इनको केवल गेमिटोफाइट पर किसके लिए डिपेंड होना पड़ता है, इनको गेमिटोफाइट पर अपने पानी के लिए, ठीक है, किसके, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए इनको गेमिटोफाइट पर डिपेंड होना पड़ता है। बाकी ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अगर थीका वाले रीजन की मैं बात करूं तो थीका वाले रीजन में भी कई सारे पार्ट होते हैं। दरअसल थीका में आपको एयर पोर्स देखने को मिलेंगे, ट्रेबेक्यूली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्पोर सैक, स्पोर जिनमें प्रेजेंट होंगे वो देखने को मिलेंगे, और बीच में आपको कॉल्यूमेला देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो बीच में इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होता है कॉल्यूमेला। इसके कॉल्यूमेला के ऊपर होती है स्पोर सैक, इनर स्पोर सैक, आउटर स्पोर सैक, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है एयर चैम्बर इस तरह से, और साथ में लगे होते हैं इस तरह से ये ट्रेबेक्यूली, इस एयर चैम्बर में ये ऐसे, ठीक है। तो जब मैं आपसे फ्यूनेरिया हम बात करेंगे, फ्यूनेरिया के बारे में जब बहुत डिटेल्ड में हम बात करेंगे, तब वहां हम इसकी बात करेंगे, आपके इसकी कैप्सूल की, इसकी स्पोरोफाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है थीका वाला रीजन, जिसमें आपका कॉलुमेला स्पोर्स, जो हम बात करते हैं स्पोरोफाइट का मेन फंक्शन, वो कहाँ होता है, थीका वाले रीजन में। इसके अलावा ऊपर क्या होता है, इसके ओपरक्यूलम। बेसिकली ओपरक्यूलम क्या है, बेसिकली इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओपरक्यूलम क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका पूरा, ये बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से खुल जाता है। जब ये स्पोरोफाइट है तो इसके ऊपर कैप वाला रीजन है, तो इस तरह से ये खुल जाता है, इसका डेहिसेंस होता है, और जिसमें अंदर से जितने स्पोर्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें किसकी वजह से ये आते हैं, दरअसल जो ऊपर ओपरक्यूलम वाला रीजन है इसमें होते हैं, ये होती है एन्युलस, और इसके साथ ऊपर की तरफ इसमें लगे होते हैं पेरिस्टोम टीथ। दरअसल होता क्या है, ये जो पेरिस्टोम टीथ हैं बच्चों, ये पेरिस्टोम टीथ कैसे होते हैं, दीज पेरिस्टोम टीथ इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर किस पर लगाते हैं, ये इन एनुलस सेल्स पे लगाते हैं। और ये एनुलस सेल्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। ये जो एन्युलस सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, दोनों तरफ होती हैं, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये जो एन्युलस सेल्स होती हैं, ये एन्युलस सेल्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। और पेरिस्टोम टीथ क्या होते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और प्रेशर लगाते हैं, और इनके प्रेशर लगाने की वजह से किस पर, एन्युलस सेल्स पर प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने की वजह से एन्युलस सेल्स क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ठीक है, रप्चर हो जाती हैं, वहीं से टूट जाती हैं, और ये एन्युलस सेल्स यहाँ से खुल जाती हैं। तो जो स्पोर्स अंदर की तरफ फिल्डअप है वो कहाँ जाते हैं, बाहर एनवायरमेंट में आ जाते हैं। क्लियर, क्लियर है बच्चों, चलिए। तो ये तो बात हो गई किसकी, फ्यूनेरिया की। अब अगर मैं फ्यूनेरिया की बात कर रहे हैं हम लोग कि फ्यूनेरिया है, तो फ्यूनेरिया में कितने
कौन कौन से स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट हैं वो हमें देखना है, ठीक है। फ्यूनेरिया में कौन कौन से स्टेराइल सेल्स हैं वो हम बात करेंगे। जैसे बच्चों पहले रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।